हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधाश्वी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बच्चे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माइटोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। बेटा आज हम शुरू करेंगे मियोसिस, राइट? तो बच्चे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे सो दैट वो भी नेक्स्ट टाइम जो भी हम आपको मेधाश्वी इंस्टीट्यूट पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी वीडियो लेक्चर्स को देख सकें और उनमें भी माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड चीजें पता चले, राइट? सो बेटा आज हम शुरू करेंगे मियोसिस। मियोसिस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है और किसी बच्चे ने अगर डायरेक्टली वो इस वीडियो को देख रहा हो, प्रीवियसली कोई लेक्चर उसने नहीं देखा है, तो आप सेल डिवीजन के पार्ट 1, 2 एंड 3 जरूर देखें, राइट? तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। क्लियर? चलिए बेटा, मियोसिस में दो सीक्वेंशियल साइकिल्स चलती हैं, एक बेटा मियोसिस 1 एंड सेकंड बच्चे मियोसिस 2 चलेगी, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मियोसिस 1 की, राइट? तो चलिए जरा शुरू करते हैं। बेटा मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेज 1 आएगी, देन प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1। तो नॉर्मली तो साइकिल को ऐसे ही चलना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं चलती है। सबसे पहले प्रोफेज में कुछ आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये वो स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हर कोई इंसान अलग अलग दिखता है। समझ में आई बात? दैट मीन्स अगर मियोसिस 1 इंपॉर्टेंट है तो वो इन्हीं 4 स्टेप्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हीं 4 स्टेप्स में क्या होती है? मिक्सिंग होती है हमारे जीन्स की। समझ में आई बात? सो दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? क्यों है सुपीरियर? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ जीन्स, जो कि एसेक्सुअल में नहीं होती। एसेक्सुअल में मोस्टली क्या बनते हैं? क्लोन बनते हैं ना, राइट? क्योंकि वहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही है जीन्स की। सेक्सुअल में मिक्सिंग होती है जीन की, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मियोसिस इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपको यह भी पता होगा मियोसिस क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। चलिए वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंड रिडक्शनल डिवीजन कैसे है। मैंने आपको बताया है, आई थिंक सेकंड वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, राइट? तो आपको ये जरूर देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा हाउ मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अभी हम बात करेंगे प्रोफेज 1 में लैक्टोटीन की, राइट? बेटा लैक्टोटीन में होगा क्या? चलिए जरा देखते हैं। लैक्टोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी इंटैक्ट रहेगी, डिसअपियर नहीं होगी, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना साइन किस चीज का है? मेटाफेज का साइन है। तो अभी मेटाफेज शुरू नहीं होगी, उससे पहले क्या होगी? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन एंड डिप्लोटीन। सबसे पहले लैक्टोटीन की अगर बात करें तो कंडेंस होगा, डीएनए मटेरियल आपका कंडेंस होगा, राइट? तो डीएनए मटेरियल क्या होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद ही हमें क्रोमोसोम्स दिखेंगे। समझ में आई बात? तो क्रोमोसोम दिखेंगे एंड दूसरी चीज क्या होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आएंगे। बेटा होमोलोगस क्रोमोसोम भी मैं आपको समझा चुका हूं। ये वो क्रोमोसोम होते हैं मेल और फीमेल के जिनमें सेम पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये पास पास आ जाएंगे सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? तो सबसे पहली चीज क्या होगी? कंडेंसेशन, और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? पास पास आएंगे एंड देन शुरू हो जाएगी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा बच्चे? बाइवेलेंट फॉर्मेशन शुरू होगी। दैट मींस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके बीच वो आपस में एक तो पास पास आएंगे और दूसरा उनके बीच क्या शुरू होगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनने भी शुरू होंगे, जहां पे इस तरह से वो आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ेंगे क्यों? ताकि वो क्रॉस कर सकें एक दूसरे को, और क्रॉस होगा बच्चे पैकाइटिन स्टेज में। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्जाम में भी। सो पैकाइटिन वो स्टेज है बच्चे जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है जरा मैं आपको समझा देता हूं। ये यहां पे क्या होगा? ये ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम है वो रेड कलर के क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा, राइट? तो जरा इसको इस तरह से देखना कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ये इसका एक क्रोमेटिड है, ये दूसरे क्रोमेटिड के साथ दूसरे क्रोमोसोम, मतलब ये मेल ये फीमेल के क्रोमेटिड के साथ क्या करेगा? क्रॉस करेगा। एंड क्रॉस करने के साथ साथ ही ये क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देगा। इस पार्ट का मेल का जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा फीमेल में, और इसी पार्ट का फीमेल का जेनेटिक मटेरियल क्रॉस हो जाएगा मेल के साथ।
यहां पे क्या हो गई, मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात। तो यहां पे जो क्रोमोसोम क्रॉस हुए, क्रोमेटिड क्रॉस हुए हैं, उससे क्या हुआ, क्रोमोसोम एक्सचेंज हो गए हैं। समझ में आई बात। तो ये एक्सचेंज कौन सी स्टेज में हुए, पेकाइटिन स्टेज में। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा इसको यहां देखेंगे जरा, पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है। ये बच्चे पर्पल कलर का क्रोमोसोम, ये ब्लू कलर का है। तो मैंने पहले भी कहा था क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज नहीं होंगे, इस तरह से अरेंज होंगे। समझ में आई बात। तो अब जरा आप देख सकते हो एक के ऊपर एक ये क्रोमोसोम्स हैं, और इस तरह से इन्होंने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया, ब्लू वाला पर्पल पे आ गया और पर्पल वाला ब्लू पे चला गया। तो ऐसा ही चारों के चारों क्रोमेटिड के साथ होगा। ऑब्वियसली ये ब्लू और पर्पल के क्रोमेटिड को हम साथ में अगर कहना हो तो हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, कहेंगे कि नहीं, राइट, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। इस तरह से क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। देन बच्चे यहां से जाएगा डिप्लोटिन में, जहां पे ये क्या होंगे, सेपरेट होने शुरू होंगे। और जब ये सेपरेट होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पर्पल ब्लू वाला रेड को एक्वायर करेगा, रेड वाला ब्लू को एक्वायर करेगा। कौन सा एरिया का क्रोमोसोम, जो आपस में क्रॉस करेंगे। कौन से एरिया के क्रोमेटिड जीन्स क्रॉस होंगे, जो कौन से एरिया के जीन एक्सचेंज होंगे, जो आपस में क्रॉस होंगे। क्लियर। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में शुरू होता है बनना, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, राइट, बाइवेलेंट कब बनते हैं, कंडेंस और होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आने कब शुरू होते हैं। समझ में आ रही है बात। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट चलेगी डायकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी और हमारी नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी, दैट इज मेटाफेज 1। और बच्चे जैसे ही मेटाफेज होगी सेम प्रोसीजर चल पड़ेगा, सेंट्रियोल मूव करेगा ऑपोजिट पोल की तरफ, एक रहेगा नॉर्थ पोल पे, एक रहेगा साउथ पोल पे, आ गया। देन बनेंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल पे स्पिंडल फाइबर। अभी ये क्रोमोसोम कैसे हैं, एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल के साथ आ जाएंगे। समझ में ये बात। और इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम moves towards the north pole and half of the chromosome moves towards the south pole, and each of the pole contain half number of chromosome. So if in starting, if in हम बोल सकते हैं अगर शुरुआत में 6 क्रोमोसोम है तो यहां पे एनाफेज में नॉर्थ पोल कंटेन 3 क्रोमोसोम एंड साउथ पोल आल्सो कंटेन 3 chromosomes. That means in starting we have 2n number of chromosome, but in case of anaphase 1 we have n number of chromosome. So that is why we call it reductional division. So क्या चीज रिड्यूस हुई है बच्चे, बेटा क्या चीज रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हुए हैं क्रोमोसोम नंबर, जो कि 2n से कितने हुए, n नंबर। और कहां पे होता है, एनाफेज में। समझ में आई बात। एनाफेज के बाद बच्चे हम चलेंगे टीलोफेज पे। तो टीलोफेज में क्या होगा, यहां पे फरो बनने शुरू हो जाएंगे, क्लीवेज फरो। ऑब्वियसली इसके पास n नंबर हैप्लॉइड है, इन केस ऑफ ह्यूमन 23 क्रोमोसोम्स है, और 1D की फॉर्म में या 2D की, तो ये 2D की फॉर्म में, आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं। सेम यहां पर भी होगा, करेक्ट। सो दोनों सेल्स कैसे बनेंगे, विद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2D की फॉर्म में होंगे। इसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल इजी है, राइट। प्रोफेज 2 चलेगी तो दोनों सेल्स के पास क्या है इस वक्त, n नंबर हैप्लॉइड 23 एंड 2D की फॉर्मेशन में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसमें भी प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन वापस से शुरू हो जाएगी, ये वापस से मूव करेगा ऑपोजिट पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ। ये वाला भी, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये साउथ पोल मान लो। बीच में क्या आ जाएंगे, फिर से क्या बन जाएंगे, हमारे स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। और बीच में स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है, आपको पता होगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को मैंने क्या कहा था, कैसी ये क्या है, एक प्रोटीन है, और कैसी प्रोटीन है, डिस्क शेप प्रोटीन। याद रखना है इस चीज को भी, राइट। उसके बाद क्या होगा, एनाफेज आएगा, दोनों में सेम चीजें चलेंगी। ऑब्वियसली मियोसिस 2 किसके इक्विवेलेंट होती है, माइटोसिस के। मियोसिस किसकी तरह होती है, एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह। तो एनाफेज में क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी। ये यहां पे हाफ, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कॉपी बनी थी, जो 2D की फॉर्म में था, वो अब 1D की फॉर्म में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। यहां भी 1D, यहां भी 1D। एनाफेज में 1D की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे। एंड देन टीलोफेज जहां पे फरो बनेगा, राइट। और यहां पे डीकंडेंसेशन, मैंने कहा भी था पहले, टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज।
जैसा जैसा प्रोफेज में हुआ है वैसा उसका उल्टा किसमें होता है, टेलोफेज में। तो क्या क्या होगा, गोल्जियाई एपरेटस रीअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, समझ में आई बात, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो रीअपियर। क्लियर? आई होप आपको ये मियोसिस 2 यहां पर समझ में आई होगी, बहुत ही इजी है, मैं आपको पहले भी ये सारी चीजें बता चुका हूं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी। बहुत आसान है बच्चे ये मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, और यही कॉन्सेप्ट है बच्चे, माइटोसिस एंड मियोसिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। तो ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आपको है तो बच्चे आपको बायोलॉजी मुश्किल लग ही नहीं सकती। और मैं आपको गारंटी देता हूं आप आउट ऑफ 360 अराउंड 320 से अबव स्कोर कर जाएंगे। एंड आपको फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ध्यान देना है, जिसमें आप लोग लगभग 100, केमिस्ट्री में अगर बच्चे आप लोग आप अगर 130 और 140 के राउंड भी लेते हो, एंड फिजिक्स में अगर आप 100 भी पहुंचते हो तो भी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, विच इज अराउंड अबाउट 550 वो स्कोर है जो आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको फिर और मार्क्स के लिए जाना है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ठीक है। और बायोलॉजी में कोशिश करनी है कि आप आउट ऑफ 360 340 अबव जा सको। अगर आप आउट ऑफ 360 340 अबव जाते हैं, प्लस फिजिक्स में आप 100 से ऊपर थोड़ी और मेहनत करके 110 तक जाते हैं, और केमिस्ट्री में आप 130 से 145 तक जाते हैं, तो बच्चे मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। समझ में आई बात? क्लियर? तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, और ये बहुत इजी भी है, पता है ना आपको। आप एक सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहेगा, और अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा बच्चे, तो आपको पता है ना, गलत बॉल पे तो क्रिकेटर भी जब एक बार कॉन्फिडेंस हाई हो जाए तो गलत बॉल पे भी 6 लगते हैं। वही आपको पढ़ाई में भी करना है, एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप बड़े आराम से केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी खींच सकते हो। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा बच्चे। नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, राइट। सो बायोमोलिक्यूल्स में भी मैक्सिमम बच्चों को क्या रहती है, दिक्कत रहती है, विच इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। और इतना इजी सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़ोगे, आप मेधास्वी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहोगे, तो आपको कभी बायोमोलिक्यूल टफ नहीं लगेगा। और अगर आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया बच्चे, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें बायोमोलिक्यूल्स की अलग अलग जगह पे यूज होती हैं, और हमें समझ ही नहीं आती कि ये कह क्या रहा है, और फिर हम जाते हैं रट्टा मारने, और रट्टा जब हम मारते हैं तो हमें पता है एग्जाम क्लियर नहीं होता। रट्टा मारने से एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और बायोलॉजी से अच्छा स्कोरिंग कोई सब्जेक्ट है नहीं आपके लिए। क्लियर? सो बच्चे, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, राइट। और अपने जो भी आपकी जान पहचान में नीट की तैयारी कर रहे हैं और भी बच्चे हैं जो भी, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ सके चीजों। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।